नमस्कार, मैं हूं अजीत। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा साहब मौजूद है, जो कि रिसर्च ऑपरेशन हेड हैं, जो टास्क फोर्स बनाई गई है कोविड के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सर, सबसे पहला सवाल, अगर हम कोविड की बात कर ले हम, तो टीकाकरण जो हो रहा है, वो टीकाकरण कितना जरूरी, और टीकाकरण के बाद से क्या इस बीमारी का खात्मा पूरी तरह से हो सकता है या संभावनाएं बनी रहती हैं? आपने मेरे से 3 सवाल पूछे कि ओवरऑल कोरोना को रोकने के लिए क्या-क्या तरीके हैं, और उसके जो 3 मुख्य पिलर हैं। एक है जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बारे में डिटेल मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। दूसरा एक पिलर है जो जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाए उसको सही इलाज मिलना चाहिए। और तीसरा है टीकाकरण। ये तीनों बराबर के हिस्सेदार हैं अगर हमें कोरोना को कंट्रोल में करना है। और तो टीका अगर मैं एक इसमें से टीकाकरण निकाल लूँ तो ये 2 पहिए की कुर्सी रह जाएगी और गिरने का डर रहता है। तो टीकाकरण महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बाकी 2 जो कंपोनेंट्स हैं उसके बिना एक अधूरा रहता है। अब टीकाकरण का लाभ क्या रहता है? टीकाकरण ये दुनिया में पहली बार एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए एक साथ कई तरह के टीके आए हैं। पहले ये होता था कि टीके का बनाने की प्रक्रिया एक होती थी, लेकिन कंपनियां बहुत सारी होती थी, लेकिन प्रक्रिया, प्रोसेस या प्लेटफॉर्म, लेकिन अभी प्लेटफॉर्म्स भी अलग है। करीब 6 तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं और हर एक में अलग-अलग तरीके से वैक्सीन बनाया जाता है। तो इस समय हमारे देश में जो 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे बनाई गई हैं। इन दोनों का बनाने का तरीका अलग है और शरीर पे प्रभाव भी थोड़ा अलग होता है, लेकिन नेट जो उसका प्रभाव है, प्रभावीपन है, वो लगभग बराबर है। अब टीके के जो लगाने का जो पूरा लाभ है और उसके जो हम प्रभावी जिसको कहते हैं, किसी भी टीके का प्रभावीपन, उसको समझने की ज़रूरत है। कई बार हमें लगता है कि मैंने टीका लगा लिया तो मेरे को अब ना संक्रमण होगा ना बीमारी होगी। ऐसा नहीं है। जितने भी इस समय टीके उपलब्ध हैं हमारे पूरी दुनिया में, खाली देश में ही नहीं, उसमें प्रभावीपन का जो परिभाषा है, उसका मतलब ये है कि अगर मैं टीका लगवाता हूँ तो मेरे को लक्षण वाला संक्रमण होगा कि नहीं होगा, ये उससे संबंधित है। क्योंकि जब वायरस मेरे शरीर के अंदर एंटर करता है तो हमें ज़्यादातर को मालूम है कि 85 से 90% लोगों को कोई लक्षण नहीं पैदा होते। तो ये इसको खाली संक्रमण कहा जाता है, लेकिन जब लक्षण पैदा होते हैं तो फिर बीमारी हो जाती है। तो जितने भी टीके हैं वो बीमारी को रोकते हैं, हल्की बीमारी को भी रोकते हैं और गंभीर बीमारी को तो बहुत अच्छी तरीके से, और मृत्यु को करीब-करीब खत्म कर देते हैं। तो अगर मैं किसी को कहता हूँ कि मेरा टीका 80% प्रभावी है, इसका मतलब 20% लोगों में लक्षण वाला कोरोना की बीमारी हो सकती है। और ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि भई अगर मैंने टीका लगवा लिया तो मेरे को दोबारा या कोरोना की इन्फेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 95% भी है तो इसका मतलब 5% संभावना रहती है। तो ये एक हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि कई बार इसकी अज्ञानता की वजह से हम टीके को बुरा भला करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि टीका लगाने के बाद अगर बीमारी होती है, जो 20% में या 15% में या 5% में, वो बीमारी के लक्षण बहुत कम होते हैं। अस्पताल में दाखिल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और मृत्यु खाली इक्के-दुक्के लोगों की होती है। ऐसे लोग जिनकी अदरवाइज मृत्यु होने की बहुत संभावना होती है। तो ये हमें समझना है कि टीका जब करण करते हैं, और तभी कहा जाता है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर उस समय भी जारी रखना है, क्योंकि संक्रमण हो सकता है और मैं संक्रमण मेरे को भी प्रभावित कर सकता है और साथ ही साथ वो दूसरे लोगों को मैं पास ऑन कर सकता हूँ। इसलिए टीका लगने के बाद भी ये ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, और ये हाँ, मैं कहूंगा ये बातें तो सबके सार्वजनिक हो चुकी हैं, लेकिन रिसर्च टीम आपकी क्या कहती है, जो कि आप नेशनल टास्क फोर्स के रिसर्च टीम के हेड हैं। तमाम आपने कई और देशों के भी लेकर रिसर्च किया होगा अपने इस देश को लेकर, टीकाकरण को लेकर, या फिर तमाम और जिस थर्ड वेव आ रही है, खासकर जो बच्चों के लिए सबसे डरा रही है, वो क्या संभावना है, रिसर्च उसके बारे में क्या कहती है, और पूरा देश
यानी कि पूरा वर्ल्ड में क्या कुछ, यानी पूरी दुनिया में इसके लिए क्या कुछ हलचलें या फिर तैयारियां हैं? टीके के बारे में पहले जो अनुसंधान हो रहे हैं उसके बारे में बताता हूं मैं। जो सबसे बड़ी चिंता है कि हमारा टीका क्या, जो इस समय जिस वायरस का प्रसार हो रहा है, क्या वो टीका उस पे प्रभावी है कि नहीं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहता है। उसमें भारत में भी अनुसंधान हो रहा है और पूरी दुनिया में। सौभाग्य की बात है कि हमारे जो देश में जो टीके हैं, कोवैक्सीन भी और कोविशील्ड, इस समय जो जो हमारा म्यूटेंट वायरस है जिसको 617 नंबर कहते हैं, उस उस वायरस पे जो हमारे दोनों टीके हैं प्रभावी हैं। ये ज़रूर है कि जो ओरिजिनल वुहान का वायरस था उसके मुकाबले इस वायरस में उसका प्रभाव कम है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग इस पे टीका लेते हैं तो ये पूरे समाज के लिए बहुत प्रभावी है। तो ये एक बहुत संतोष की बात है कि जो हमारा टीका है इन पे प्रभावी है। दूसरी चीज़, टीके के बारे में बार-बार ये कहा जाता है कि टीके में जो हम जो दो डोजेस के बीच में जो अंतराल दिया जाता है, उसमें परिवर्तन किया गया है, खास तौर पे कोविशील्ड में। ये जी। भी अनुसंधान के बेसिस पे किया गया है और खास तौर पे ये मैं बताना चाहूँगा कि एक कोविशील्ड पूरी दुनिया में 2 कंट्री सबसे करीब-करीब 95% वही यूज़ करते हैं। एक यूके है और एक इंडिया है। तो यूके से जो रिसर्च आई है उसके हिसाब से अगर दूसरा टीका 3 महीने के बाद दिया जाए तो 65% से 88% उसका प्रभावीपन होता है। अगर हम उससे कम पे करते हैं तो उसका प्रभाव कम रहता है। तो इस चीज़ का ही फ़ायदा लेकर के 2 टीकों के बीच में कोविशील्ड में उसको अंतराल को बढ़ाया गया है, 3 से 4 महीने कर दिया गया है। तो लेकिन कोविशील्ड में ही क्यों सर? कोवैक्स सबसे बड़ा सवाल अब ये हो रहा है कि कोविशील्ड में ही समय क्यों बढ़ाया गया, कोवैक्सीन में क्यों नहीं बढ़ाया गया? हाँ, कोवैक्सीन में ये देखा गया है, जो भारतीय वैक्सीन यहीं पे डेवलप करी गई है, उसमें देखा गया कि एक टीका लगने के बाद 4 हफ्ते तक केवल 40-50% ही प्रभावीपन रहता है। अगर दूसरा टीका 4 हफ्ते पे नहीं रहे तो उसका प्रभावीपन और कम होता चला जाता है। इसलिए ये टीका क्या दूसरा टीका 4 हफ्ते पे लगाना ज़रूरी है। मैंने शुरुआत में आपसे बात करी कि दोनों टीकों के बनाने की प्रक्रिया अलग-अलग है। इनफैक्ट कोविशील्ड को शुरुआत में एक टीके के रूप में करा गया था और इसका एक उदाहरण अभी और है। इसी प्रक्रिया से बनाया गया स्पुतनिक टीका है। यस। इसी प्रक्रिया से बनाया गया टीका जॉनसन एंड जॉनसन का है। वो भी उसी प्रक्रिया है और वो दोनों एक टीके से भी काम चलते हैं। तो ये भी कोविशील्ड का जो है अगर इंटरवल बढ़ा देते हैं तो प्रभाव बढ़ जाता है। ये यानी ऐसा आपका है। कहने का मतलब है कि स्पुतनिक हुआ या जॉनसन जॉनसन हुआ या फिर ये कोविशील्ड कोविशील्ड। हुआ, ये तीनों इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। कोवैक्सीन उससे कमजोर है, इसलिए उसकी अवधि कम पे 2 इंजेक्शन लेना ना, जरूरी ना, है। ना, 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 ये गलत, बिल्कुल गलत, हाँ, बिल्कुल इसको गलत इसको बात थोड़ा कर सा रहे हैं। क्लेरिफाई करें। हाँ, ये मैं समझा रहे हैं। कोवैक्सीन एक अपने तरीके का, उसका प्रभाव बिल्कुल उतना ही है जितना कि कोविशील्ड है। उससे बिल्कुल 19 नहीं है, 21 हो सकता है। और उसका कारण ये है कि हर टीके को अपने समय पे देना है। अगर मेरे को 2 डोज़ की टीका देना है तो 2 डोज़ अपने समय पे देना है। अब फाइज़र है, फाइज़र और मॉडर्ना को इस समय कहते हैं सबसे अच्छी वैक्सीन मानी जाती है, एमआरएनए वैक्सीन है। लेकिन उनको पता है 2 डोज़ के बीच में 3 हफ्ते का पीरियड है, 3 हफ्ते। तो अगर मैंने 3 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर नहीं दिया तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। ये देखा गया कि अगर 12 हफ्ते पे दिया तो 70% प्रभावी है और अगर 3 हफ्ते पे देते हैं तो वो 95% प्रभावी है। तो ये टीके की कमी नहीं है, ये टीके का मूलभूत नेचर है इसका, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जी। इसी तरीके से अब हमारे पास एक टीका और आने वाला है जो डीएनए बेस्ड है, कैडिलाजाइडस का। ये इस जून के महीने में आ जाना चाहिए। उसमें 3 टीके लगाने होते हैं 4-4 हफ्ते के अंतराल से। तो हर एक टीके को अपने हिसाब से हैंडल करने की आवश्यकता रहती है। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि अगली वेव और ये वेव, जो वायरस की वेव्स होती हैं, ये म्यूटेंट वायरस की वजह से होती हैं। यानी कि वायरस जब अपना प्ररूप बदल लेता है, ये बहुरूपीय के तरह से एक नया रूप लेके आता है और उस रूप से जो आम जनता है वो एक तरह से प्रभावित नहीं हुई होती है, तो बहुत तेजी से लहर बढ़ती है और यही हुआ। जो इस समय की लहर है, जो वेव 2 हमारी जिसे कहेंगे हम। ये फ्लू जिसको कह रहे हैं, उसमें लगभग 40-50% लोगों में ये 617 नंबर का वायरस मिलता है, जो नया वेरिएंट है। और इस 617 क्या वेरिएंट है ने सर? एक रिसर्च में ये आपको 617 क्या बताया हाँ, गया? इसको ये वेरिएंट है, इसका नाम है B.1.617।
तो आसान रहता है 6 से 17 नंबर याद रखने का। जैसे यूके वेरिएंट को 117 बोलते हैं और जो साउथ अफ्रीका से आया उसको 351 बोलते हैं। तो वो नंबर एक, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। और ये जो 617 नंबर है, ये इतनी तेजी से बढ़ा कि बाकी सारे वेरिएंट्स को इसने एक तरीके से ढक दिया है। तो क्या ये वुहान वाला ही है 617 नंबर, इसे हम बोल सकते हैं? 617 जो भारत में हुआ, जो फरवरी से इस समय जिसका मुख्य एक जो पूरा का पूरा प्रभाव है, पूरा वेव जो चल रही है, और जिसमें आपने खुद नोटिस किया होगा कि पिछले साल केवल परिवार में हो तो एक आध व्यक्ति होता था, बाकी क्वारंटीन से काम चल जाता। लेकिन इस बार एक भी व्यक्ति अगर परिवार में प्रभावित हुआ तो करीब करीब हर एक व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। ये इतना ज्यादा इन्फेक्शियस है, तो उसकी नेचर अलग है, उसकी प्रकृति अलग है। तो अगली वेव आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, ये निर्भर करता है कि जो हमारी जनता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, और साथ ही साथ जो नया वायरस बन के आता है उसको रोकने में कितनी सक्षम है, उनकी हमारी जो इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता कितनी सक्षम है कि उसको रोक सके। तो इस समय किसी तरह का एक भविष्यवाणी करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन तीसरी वेव के लिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई नया वेरिएंट आया तो वो तीसरी वेव की तैयारी करेगा। लेकिन उससे पहले अगर मैंने अपनी जनता का प्रतिरोधक शक्ति इतनी अच्छी कर दी तो वो फिर प्रभावित उसका कम रहता है। यानी डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंजेक्शन से इम्यूनिटी सिस्टम और उसकी बॉडी में एंटीबॉडी से पैदा होने से जो वायरस की क्षमता है जो घर कर जाएगा उसे हम रोक सकते हैं। लेकिन ये जब हम इम्यूनिटी सिस्टम या फिर अपने अंदर की जो भी क्षमता है इंजेक्शन के थ्रू, ये अगर हम अपने को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो ये कितने महीनों तक चलता है, और क्या कितने महीनों बाद हमें दोबारा ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा क्षमता को मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए? अच्छा, तो इसमें 2-3 चीजें हैं, और वो पहली बात ये है, एक छोटा सा उदाहरण लिया जाए। मैं एक कंक्रीट की वॉल खड़ी कर दूं, वो 4.5 इंच या 9 इंच की हो, उसको फिर गोला पार नहीं करता। लेकिन पुराने जमाने में क्या करते थे, 4 फुट की मिट्टी की दीवार बना दी जाती थी या गारे की, उसको भी गोला पार नहीं कर पाता था। ये बिल्कुल यही प्रिंसिपल प्रतिरोधक शक्ति वाली एंटीबॉडीज में होता है। अगर विशेष तरह की जो स्पेसिफिक प्रतिरोधक क्षमता वाली एंटीबॉडी हो तो मेरी कम मात्रा से भी काम चल जाएगा। लेकिन मैंने ऐसी आपको वैक्सीन दी जिसमें विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स वाली नहीं है, लेकिन खूब सारी एंटीबॉडीज है, तो वो मोटी दीवार बन जाती है, उसको पार नहीं कर पाता। तो पूरा मकसद रहता है, क्योंकि नया जब वेरिएंट आएगा तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी या नहीं हम नहीं कह सकते। तो मकसद ये होता है कि इस समय खूब अधिक ऐसी वैक्सीन हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बन सके। तो बेस्ट हम कहेंगे कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसमें एंटीबायोटिक सबसे अधिक बन सकती है? क्योंकि आपने अभी कैडिला की जिक्र किया कि कैडिला जैसे भी एक मेडिसिन आ रही है, ये किस तरह की है? क्या ये एंटीबायोटिक ज्यादा जनरेट करेगा, किस तरह से प्रोटेक्ट करेगा, इसके बारे में बताइएगा। कैडिला जाइडस के बारे में अभी पूरा अच्छी तरीके से है, लेकिन ये 3 एंटीबॉडी और एक विशेष तरह की है, दुनिया में अपनी तरह की वैक्सीन पहली है। ये डीएनए बेस्ड है, जो शरीर, ये डीएनए, इसमें डीएनए का अंश डाला जाता है शरीर के अंदर, और वो एंटीजन प्रोड्यूस करता है और बॉडी फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो इसके बारे में अभी मेरे को लगता है कि 15-20 दिन में ज्यादा बेहतर पता चल जाएगा। लेकिन एक और बहुत बेहतरीन वैक्सीन हमारे देश में आ रही है जो फाइजर और मॉडर्ना की तरह है, वो mRNA वैक्सीन, और वो जिनोवा नाम की कंपनी है, वो बना रही है उस वैक्सीन का एक विशेष और लाभ है कि वो हमारे कार्यक्रम के लिए बिल्कुल उचित है। वो 4 से 8 डिग्री में आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हैं, और उसमें भी एंटीबॉडी बहुत अधिक प्रोड्यूस होती है। तो अब आने वाले समय में हम और हमारे देश में इस तरह की वैक्सीन होंगी जिससे प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी तरीके से पैदा की जा सकती है। और हमें उम्मीद है, और अगले 6-8 हफ्ते में वैक्सीन का उत्पादन कई गुना बढ़ जाने वाला है, 3 से 4 गुना। तो जो वैक्सीन की इस समय जो किल्लत हो रही है वो भी पूरी हो जानी चाहिए, और हम सबको अच्छी तरह वैक्सीन दे सकते हैं। यानी हम कहें तो जो सियासत हो रही है वैक्सीनेशन पे, वो अब 3 से 4 हफ्तों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और भरपूर मात्रा में वैक्सीन भारत में मौजूद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर, सबसे बड़ी बात की जिस हिसाब से आपने रिसर्च किया, रिसर्च में जो बच्चों को डर समझा जा रहा है, क्योंकि बच्चे को, आप डॉक्टर भी हैं, आप पीडियाट्रिशियन भी हैं, समझना चाहेंगे कि बच्चों का जो ये डर है
ये पहले से प्रिडिक्ट यानी पहले से प्रिडिक्ट कर लेना सही है या नहीं? अच्छा, तो पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक तरीके से भय फैलाने वाली बात है कि बच्चों में अब इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो हम इतिहास देखते हैं, जो पिछले 1.5 साल का जो हमारा अनुभव है, उसमें ये दिखाया जाता है कि बच्चों में भी इन्फेक्शन उतना ही था जितना कि बड़ों में था। यानी कि सीरो सर्वे स्टडीज जो किए गए हैं, उसके हिसाब से अगर बड़ों में बाकी उम्र में 10 साल से ऊपर 25% लोगों में सीरो पॉजिटिविटी थी, तो 10 साल से कम में भी 25% है। यानी कि संक्रमण होने की संभावना बराबर है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम पूरे साल का आंकड़ा देखते हैं, तो जो लक्षण वाले जो लोग हैं, उनमें आरटीपीसीआर या रैट टेस्ट होता है, उसमें भी पिछले साल और इस साल में बिल्कुल एक जैसा, लगभग 4% बच्चे हैं 10 साल से कम जो पिछले साल पॉजिटिव थे, और इस साल भी 4% के आसपास है। लेकिन हमें ज्यादा क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इस बार वहां पर पिछली बार केवल 1 लाख मैक्सिमम थे, तो 4 लाख इस बार। तो इसको डिनोमिनेटर इफेक्ट, जब मेरा नीचे वाला हिस्सा बढ़ जाएगा तो 4% पिछले साल वाले का 40 होगा, और इस बार का जो है 1600 हो जाएगा, 400 और 1600। तो हमें ज्यादा दिखाई देने लगता है। यही जो है युवा लोगों के लिए। तो आने वाले समय में ऐसा नहीं लगता कि बच्चे विशेष तौर पे प्रभावित होंगे, हमें नहीं लगता है। हाँ, लेकिन बच्चों के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए, उनका इलाज के लिए विशेष सुविधाएं की जरूरत होती है। उनके लिए अगर मेरे को वेंटिलेटर चाहिए तो वो अलग तरीके का चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 10 साल से कम का बच्चा है, उसके साथ माँ या पिता नहीं होगा, तो उसका देखभाल कौन करेगा? तो उसमें किस तरह का उसके लिए इकोसिस्टम या वातावरण या स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, ये भी जरूरत है। और साथ ही साथ दवाइयां देनी है, लेकिन इसका मतलब कि वही दवाई एग्जैक्टली नहीं देनी होती। इनके लिए दवाई की डोज और किस तरीके से देना है, उसमें परिवर्तन है। तो हमें विशेष तैयारी करके रखनी है कि बच्चे जब बीमार हों, जो अभी भी बीमार हो रहे हैं, उनकी बेहतर देखभाल के लिए उनके लिए विशेष तरह का प्रयोग करना है। लेकिन और बिल्कुल, साथ ही राजस्थान में साथ, भी देखा गया है, कई बच्चे प्रभावित हुए हैं राजस्थान में भी। हाँ, आपके पास रिसर्च बिल्कुल। आई होगी, आपको पता चला होगा इस रिसर्च में आखिर ये बच्चे किस कारण इफेक्टिव हुए। क्या कोरोना ही वजह थी या कुछ और डिजीज इनके अंदर आ गई थी, पैदा हो गई थी? देखिए, कोरोना, देखिए ऐसा है जैसे कि बड़ों में है, अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, तो आपको कोरोना का अधिक प्रभाव होना, गंभीरता बढ़ जाती है, मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके से बच्चों में अगर मोटापा है, उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, उनके किसी और अंग में कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस है, कई बच्चों में उनकी प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी का बेसिक प्रॉब्लम होती है, या कुछ कैंसर के बच्चे हैं, इन बच्चों में अगर कोरोना हो जाता है तो उसमें सीवियरिटी बहुत बढ़ जाती है, मृत्यु की संभावना जैसे बड़ों में है वैसी बढ़ जाती है। साथ ही साथ एक चीज जो अब एक, जिसको कहते हैं कि एक उम्मीद की किरण हमें दिखाई देती है कि मेरे इसी हफ्ते जो है बच्चों में भी टीकाकरण का जो है प्रयोग शुरू हो गया है इस देश में, भारत बायोटेक की तरफ से। और हमें लगता है कि सितंबर तक उसके आंकड़े मिल जाएंगे, और इसके बाद इस साल के आखिरी तिमाही में मेरे को लगता है कि हम इस देश में बच्चों को भी टीकाकरण कर सकेंगे, 2 साल से ऊपर के। तो इसमें क्या ये बच्चों में टीकाकरण एक, का, सर इसमें समझना चाहेंगे, जो हाँ, टीकाकरण का डोज होगा जो आप एडल्ट को दे रहे हैं, सेम वैसा ही कोई डोज होगा या फिर इनके लिए डोज की मात्राएं कम रखी जाएंगी बच्चों के लिए ये क्षमता के अनुसार? इसका अभी अनुसंधान शुरू हुआ है, तो इसका थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए। उससे कोई, टीकाकरण में जब दिया जाता है तो बिल्कुल उचित मात्रा दी जाती है, और साथ में विशेषता एक चीज और देखी जाती है टीकाकरण में, डोज के अलावा एक और जो मुख्य होता है कि बच्चों में सुरक्षित है कि नहीं है। ये मेरी सबसे बड़ी चिंता होती जी है कि अगर मेरे बच्चे को टीका मिल रहा है तो क्या वो उतना ही सुरक्षित है जितना कि आपको देने पे या मेरे को देने पे है। जी। तो ये एक महत्वपूर्ण इशू है, और मेन मुद्दा यही होती है। डोजेज जो है एडजस्ट की जाती है डिपेंडिंग की उसमें एंटीबॉडीज कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके हिसाब से डोज करी जाती है। तो जो सामने आ जाएगा तो उस हिसाब से करा जाता है। एक यानी सवाल आपने मानेंगे कि जो बहुत डोज मिलेगी वो सुरक्षित होगी बच्चों के लिए, जो सुरक्षित ट्रायल चल होगी, रहा वो है। बहुत ही महत्व, हाँ, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि डोज जो भी दी जाएगी वो सुरक्षा प्रथम होती है, प्रतिरोधक क्षमता उसके बाद आती है। सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। मैं अपने बच्चे को किसी भी खतरे पे नहीं एक्सपोज करना नहीं डाल चाहूंगा। सकता, बिल्कुल। आप, तो आपने एक डॉक्टर सवाल और पूछा जी। कि
एक टीका लगाने के बाद कितनी देर तक प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है, आपने जी सवाल पूछा था। जी और उसका ये सवाल है कि अभी पूरी अच्छी तरीके से ये पूरा अंदाजा नहीं है, क्योंकि नई नई बीमारी भी नहीं है और वैक्सीन कुल मिलाकर के 5 महीने पुरानी वैक्सीन है। जी दिसंबर में शुरू हुई है वैक्सीन और आज अभी मई खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसा लगता है लेकिन कि कम से कम 6 महीने से 12 महीने तक प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। लेकिन अभी ये देखने वाली बात है, ये अनुसंधान का विषय है। इस बारे में वैज्ञानिक साक्ष्य ढूंढे जा रहे हैं कि पहले टीका दोबारा लगाने की जरूरत है, अगर है तो कब है, और जरूरत भी है कि नहीं है। हो सकता है दोबारा टीका लगाने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार लगाने से अगर मेरा अच्छा होता है तो फिर क्या। चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात सर, नरेश साहब समझना चाहिए, चूंकि आप ऑपरेशन रिसर्च हेड भी हैं ग्रुप के, तो अभी तक तमाम जितने भी ऑपरेशन है, जितने भी रिसर्च हुए हैं इस कोविड को लेकर या फिर फंगस को लेकर भी चल रहे हैं या फिर वैक्सीनेशन को लेकर चल रहा है, उम्मीद क्या इस भारत के ऊपर जो प्रलय आया हुआ है महामारी का, उसे कब तक जड़ से खत्म किया जा सकता है? जड़ से खत्म किया जा सकता है कि नहीं, इस बारे में तो कहना मुश्किल है, और वो भविष्यवाणी जैसे मैंने कहा वो करना मुश्किल है। लेकिन ये मैं बता देता हूं कि रिसर्च क्या जिस कहती है सर? तरीके, भविष्यवाणी रिसर्च क्या कहती है? हाँ, हाँ, रिसर्च ये कहती है कि ये बीमारी अभी रहेगी हम लोगों के साथ, कुछ जी। साल रहेगी। कितने साल? लेकिन हाँ, ये मुश्किल है, 2-3 साल तो कम से कम है ही। लेकिन साथ ही साथ ये है कि जो अभी वाली वेव है, इस पे और जिस तरीके से पूरी तैयारी की गई है, जो परेशानी थी उस पे उसके ऊपर पार करने का प्रयास किया गया है, तो हमें लगता है कि ये वाली जो वेव है, वो बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाना चाहिए। अगले 4-6 हफ्ते में हमें इस वेव से, जो इससे परेशानी हुई है, उस पे कंट्रोल आ जाना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो मुख्य उद्देश्य है अभी से ही शुरू होना चाहिए कि अगली वेव के लिए इतनी जबरदस्त तैयारी हो कि ना हमारे हेल्थ सिस्टम पे कुप्रभाव पड़े, ना हमारे लोगों पे कुप्रभाव पड़े, और उनकी प्रतिरोधक शक्ति इतनी अच्छी हो जाए कि अगली वेव आने से यहाँ पर डरे, आए नहीं, उसको आने में भी डर लगे। सर एक आखिरी सवाल और छोटे शब्दों में समझाइएगा कि अभी तक आपने रिसर्च किया पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे अधिक प्रभाव इस बार इंडिया में ही सेकेंड वेव को देखी जा रही है, बताया जा रहा है सबसे अधिक इफेक्टिव हुए हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? सेकेंड वेव इंडिया में ही क्यों? बाकी लोग ने ऐसा क्या किया जैसे वो सुरक्षित हो गए? इंडिया कहां से इंडिया में यानी भारत की चूक या गलती कहां रह गई जो वायरस इतनी तेजी से फैलकर इतने लोग की जान ले लिया? तो ये जो है, इसमें चूक कहना जो है मेरे को लगता है सही नहीं है। उसका कारण है, मैंने जैसे शुरू में ही बोला कि वेव्स जो हैं वेरिएंट्स या म्यूटेंट्स की वजह से आते हैं। फरवरी के महीने में अमरावती और बाकी के जिलों में ये बहुत तेजी से फैला, और इसी तरीके से पंजाब में फैला, और फिर हम देखते हैं कि केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, और फिर इससे पूरब की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। ये वेरिएंट की वजह से है। आज सारी दुनिया जो है 617 नंबर वेरिएंट से डरी हुई है कि अगर उनके देश में ये फैल गया तो उनके बस का नहीं है। ये वेरिएंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जिस तेजी से ये फैलता है, उसकी वजह से ये लोगों ने, हमने इसको झेल लिया। हमारे लिए पीक जो था अब एक तरह से खत्म है। आज मैंने देखा है कि 2,20,000 22,000 केसेस हुए हैं पिछले 24 घंटे में। तो ये एक हमारे लिए बहुत एक उम्मीद की है कि हम जो वर्स्ट था दैट इज बिहाइंड अस, वो हमने पूरा कर लिया है। लेकिन दुनिया के सारे देश इससे डरे हुए हैं कि जिस देश में ये घुसा और फैलना शुरू हुआ, तो वहां पर ये तहस नहस करने की पूरी क्षमता रखता है ये वायरस। यानी हम कहते हैं ये तो आगे ये किसी देश में खाली, और जा सकता है भारत के बाद? बिल्कुल संभावनाएं बिल्कुल, हैं? तभी, हाँ, तो जिस देश में भी जाएगा ये उतनी बर्बादी कर सकता है जितनी हमारी, या उससे भी ज्यादा। हम लोगों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, ऑक्सीजन की क्षमता 10 गुना बढ़ा दी गई, ये बहुत देश नहीं कर पा सकते। तो इस तरीके से हमें लगता है कि ये कहना कि खाली भारत में आया बाकी जगह नहीं आया, ऐसा ठीक नहीं है। ये वेरिएंट की वजह से है, और कल हो सकता है कोई वेरिएंट इससे भी ज्यादा खतरनाक हो, और उत्तर अमेरिका के किसी देश में या यूरोप के, वहां पर वो उतनी तबाही मचाएगा या इससे भी ज्यादा मचाएगा जितनी हमारे यहाँ हुई है। तो क्या उम्मीद, ये क्या जो क्या है क्या नए वायरस, वेरिएंट कुछ आ सकते हैं क्या सर? ऐसे कुछ बातें हो वेरिएंट रही, कभी भी आ संभावनाएं हैं? सकते हैं। ये वायरस हर, जैसे जैसे इसका एक से प्रसार दूसरे में होता है, ये आरएनए वायरस कहते हैं।
इन आरएनए वायरस जो है बड़ा फ्रेजाइल होता है, हर बार अपने को बचाने के लिए अपना रूप बदलता चला जाता है। जैसे जैसे एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में, तो वो अपने को बचाने के लिए अपना रूप बदलता चला जाता है। उसमें से कुछ वेरिएंट, कुछ रूप ऐसे होते हैं जो बहुत ही फिरोशस हो जाते हैं, भयानक हो जाते हैं, और जिसका असर हम अब देख रहे हैं। तो अब आप देखिए, यूके का वेरिएंट, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट, ब्राजील का वेरिएंट, सब खत्म। इस समय मेनली इंडिया में हमारा ये वाला 617 नंबर वेरिएंट है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये वेरिएंट्स जब चेंज होते हैं कहीं पे भी, और दुनिया में आज कोई बाउंड्री नहीं है एक जगह से दूसरी जगह। हमारा ये जो है जिस 617, अब ये कहां पे पैदा हुआ, लेकिन यहां पर इसने तबाही करी। जिस देश में और फैलेगा तो वहां पर वो तबाही होने की पूरी संभावना। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी और ये भी बताया कि बहुत जल्द ही हमारे बीच कई ऐसी मेडिसिन होगी जिसका उपचार आसानी से पूरे देशवासी कर सकते हैं, इलाज में उनके लिए फायदेमंद होगा। और 4 से 5 हफ्तों में ऐसे कई मेडिसिन या कई ऐसे इंजेक्शन आ जाएंगे जैसे आप आसानी से इस महामारी से जंग जीत सकते हैं। लेकिन उसके लिए मास्क और हाथ धोना फिर भी जरूरी है। तो हमको दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।